उस दिन अचानक असीस का फ़ोन आया। ना जाने कितने समय बाद उसकी आवाज़ कान में पड़ी। ये मेरे इकलौते बेटे की आवाज़ थी। उस बेटे की जिसे बनाने में हमने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया था। उसको इतना प्यार किया कि स्वयं को भूल गए। पर समर्थ होते ही उसने हमको ही नकार दिया। ना हमारा प्यार देखा, ना त्याग। उसे क्या पता, उसके दिए जख्मों से मेरा सीना छलनी हो चुका है। सारी संवेदनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हुई उसकी आवाज़ सुनकर, लेकिन यह क्या अविश्वास से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि असीस मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था, अपने साथ रहने के लिए मेरी मिन्नतें कर रहा था। ठीक से सुना ना, मैंने सब कुछ। विश्वास ही नहीं होता कि यह वही असीस है जिसने पिछले कितने ही सालों में मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। कभी सोचा क्या कि बेटे का कर्तव्य क्या होता है? बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, थकी हुई उम्र की ताकत होता है। पर इस कपूत का तो इंतज़ार करते करते इसकी लाचार माँ इस दुनिया से विदा हो गई, और मैं इतने वर्षों से इस वीराने में अकेला पड़ा मृत्यु का इंतज़ार कर रहा हूँ। पर क्यों इसे कभी याद तक नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं इन सब के बिना जीने का अभ्यास कर चुका हूँ। फिर शिकायत क्या करूँ। मैं तो उसके व्यवहार के इस बदलाव पर हैरान हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल वहाँ नौकर न मिल रहे हों, तो उसकी मेम साहब ने बुड्ढे को अब आने का हुक्म सुना दिया हो, या किसी के सामने अपने शपूत होने का दिखावा करना है। जो भी हो, मैं तुम्हारे इन घड़ियाली आंसू से पिघलने वाला तो नहीं हूँ। शरीर थकने लगे या वक्त कोई बड़ी ठोकर मार दे, तब भले एक आदमी को यह सब प्रायश्चित वगैरह करने की याद आती है। पर अभी जब धन दौलत मान सम्मान सब कदमों तले बिछा हुआ है, तो ये अफ़सोस करने का समय अभी नहीं आया है। जब तक उसकी माँ ममता जीवित रही, बार-बार पुराने गिले-शिकवे भूल असीर आशीष और उसके प्यार के साथ संपर्क करती रही, पर सदैव निराशा ही उसके हाथ आई। इसी से तो जब आखिरी बार ममता की मृत्यु पर वह लोग रस्म अदायगी की तरह आए थे, मैंने भी उनके साथ बिल्कुल रस्मी सा ही रिश्ता रखा था। 13वीं होते ही उनके लौट जाने के कार्यक्रम से मुझे सुकून ही महसूस हुआ था कि न जाने कितनी अप्रिय परिस्थितियों से बच गया मैं, कि अगर जो और रुकता तो न जाने कितने दंस और लगा जाता इस दिल पर। भगवान की कृपा से 75 की उम्र में भी मेरे हाथ पैर इतने सलामत हैं। आर्थिक स्थिति इतनी तो मजबूत है ही कि अपनी ममता को रीति रिवाजों के अनुसार शान से इस दुनिया से विदा कर सकता। बाकी सभी जिम्मेदारियों को तो वही पूरा कर गई थी। दोनों बेटियों ब्याह के बाद अपने अपने घरों में सुखी संपन्न हैं। मेरे जीवन यापन के लिए यह छोटा सा मकान है, जिसकी पहली मंजिल मैंने किराए पर उठा रखी है और नीचे स्वयं रहता हूँ। और एक पुराने नौकर की सहायता से मेरे सारे दैनिक काम मज़े से चल रहे हैं। अब तो ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस उम्र में मैं आकर सबसे बड़ी तकलीफ़ अकेलेपन की हो जाती है। ममता के जाने के बाद ही पता चला कि उसका मेरे जीवन में क्या स्थान था। अब ना तो किसी तरह समय ही कटता है और ना किसी चीज़ के लिए उत्साह ही बचा है। सुबह शाम भले ही थोड़े सैर व्यायाम के लिए घर से बाहर निकल जाऊं, पर बाकी समय तो घर में ही पड़ा रहता हूँ। शरीर स्वस्थ है, पर अब नौकरी व्यवसाय करने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों करूं, किसके लिए कमाऊं। ममता थी तो कभी बेटियों के घर कुछ भेजने को, कभी घर गृहस्थी, तो कभी अतिथि का सत्कार करने को लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। पर उसके बाद तो मैंने किसी को बुलाना या कहीं आने जाने का रिश्ता रखा ही नहीं। मानो सबसे बैराग ही ले लिया हो। बेटियां ही कभी कभार आ जाती हैं, पर जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका आना जाना घटकर फ़ोन तक सीमित हो गया है। कभी तबीयत कुछ ढीली हो गई तो नौकर के फ़ोन पर डॉक्टर सिन्हा आ जाते। बस वही सुबह
और वैसे ही सामने कोई व्यतिक्रम नहीं। पहले कुछ पढ़ लिख कर समय काटता था, पर अब तो पास की नज़र ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। टेलीविज़न, मोबाइल से ज़्यादा अपने पुराने समय, अपनी ममता को, उसके भोलेपन और सेवा भाव को, जिस पर उसके जीवन काल में कभी ध्यान तक नहीं गया था, याद करते करते आंखें अनायास ही भर आती। मेरी एक रस दिनचर्या को तोड़ते हुए अचानक एक दिन आशीष स्वयं आ धमका। इस बार मुझे एक अनजान सा डर महसूस हुआ था कि क्यों आया है, यह क्या करेगा मुझे साथ ले जाकर। इसकी बातों में आकर किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला हूँ। जो कभी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता था, वह आज इतनी अनुनय विनय क्यों कर रहा है? क्या गुजरा है इस बीच इन लोगों के साथ? जरूर कोई स्वार्थ होगा या मकान चाहिए। इतने छोटे से मकान पर भी नज़र गड़ी है इसकी। इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, तब भी क्या पैसों की लालच इतनी बढ़ गई है? ऐसे संस्कार तो नहीं थे। कहीं यह तो नहीं सोच रहा कि लड़ झगड़ कर काम नहीं बनेगा? तो जहर की गोली को चाशनी में लपेट कर लाया है। किसी मुगलाते में मत रहना बच्चों। तुम चालाक हो तो मैं तुम्हारा भी बाप हूँ। इस संपत्ति के लिए तुमको मेरे मरने का इंतज़ार करना ही होगा। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाला हूँ, सुनूंगा तक नहीं। क्यों तुम्हारी दया पर निर्भर रहने के लिए तुम्हारे घर जाऊँ? आत्मसम्मान के साथ जीने के इस आखिरी अवलंबन को क्यों छोड़ दूँ मैं? एक अनजाना भविष्य डरा रहा था, कहीं आशीष के समक्ष कमज़ोर न पड़ जाऊँ, मैं किसी साजिश का शिकार न हो जाऊँ। मैं अपने बेटे पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, अतः इतना क्रूर हो उठा कि उसकी उपस्थिति को ही नकारना शुरू कर दिया मैंने। ना उसकी कोई बात सुनी, ना ही उसकी आंखों में गहराती बेबसी ही पिघला सकी मुझे। चैन की सांस तो तभी ली जब निराश होकर आशीष लौट गया। अगले दिन आशीष के कमरे में मुझे अपने नाम की एक चिट्ठी मिली, पर शोपेश में पड़ गया कि अब इसका क्या करूँगा। जब कोई संबंध ही नहीं रहा तो इसे क्या फाड़कर फेंक दूँ इसे? पर एक बार पढ़ने में क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ उत्सुकता तो मिटेगी कि आखिर कहने क्या आया था वह। आगे तो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से ही होना है। मैंने जवाब तक नहीं दूँगा, चाहे कैसी भी मजबूरी बताएँ, बीमारी या पोते तक का हवाला दे दे। मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगा। मेरी किस ज़रूरत में तुम मेरे साथ आए हो आशीष? मुझे ममता समझने की भूल मत करना कि ज़रा प्यार दिखा दिया, बस मैं पिघल गया। और फिर तो चाहे सारा दिन खटा ही लो, वह मुस्कुराती रहेगी। तुम्हारी बीवी सच-सच के फूलों की सेज पर बैठी रहती थी और बूढ़ी माँ दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम निपटाती थी। यह सब तुम्हें कभी नज़र आना नहीं आया आशीष, इसलिए ना कि तुम्हारी नज़रों में अपने माता पिता के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। सास बहू के झगड़े साधारण तौर पर तब तक तुल नहीं पकड़ते हैं जब तक घर के मर्द उसमें नहीं पड़ते हैं। अपनी पत्नी की बिल्कुल गलत बातों तक के पक्ष में खड़े होकर माँ बाप से जवाब तलब करने के संस्कार तुम में कहाँ से आ गए? तुम्हें पालने में कहाँ गलती हो गई हमसे? कितनी आशाएं लगाई थी हमने तुमसे, पर तुमने सदैव ही मेरी उत्साह पर पानी ही फेरा है। तुम्हारा इंतज़ार करते करते पूरी उम्र ही बीत गई। अब तुम्हें अकेला इस कमरे में पड़ा, तुम लोगों का बचपन याद करते रहने का असक्त हूँ। जब तुम पैदा हुए थे, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी जब तुम्हारे स्कूल का पहला दिन था। आदम में, उत्साह में तुम्हें मैं अपनी गोद में उठाकर स्कूल तक ले गया था। तुम्हारे सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए तन मन धन लगाने की होड़ में हम पति पत्नी अपनी ज़रूरतों में कटौती करते लग गए। पर बदले में हमें क्या मिला? किशोर होते ही तुम्हारी वह बगावती तेवर और फिर हमारे मध्य फलता फूलता वह परायेपन का विशाल वृक्ष। 17 सालों तक लगातार तुम्हारे बीचों में तड़पती ममता के वह आंसू, तुम लोगों की वह जली कटी बातें, दिल तोड़ती एहसान फरामोश कैसे भूल सकता हूँ?
आखिर तिल तिल कर छोड़े गए मेरे इस आत्मसम्मान के भ्रम को अब क्या यह 2 मिनट का अफसोस धो सकेगा? 2 आंसू धो देंगे या यह चिट्ठी मिटा देगी? नहीं, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। तुम जहाँ रहो खुश रहो, मैं जिस हाल में हूँ रहूँगा। पत्र का जवाब डाक से भेज दूंगा कि अब भूल जाओ, हमारा बात रिश्ता भी था। कभी चिट्ठी पढ़ने के लिए इस चश्मा खोजते समय ही उसने उत्तर सोच लिया था। मैंने पूछी, पिताजी आपको याद होगा आज मेरा 47वां जन्मदिन है। पता नहीं क्यों उम्र की इस दौर में अकर महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं वहीं आकर खड़ा हो गया हूँ जहाँ होश संभालने पर आपको देखा करता था। वह पुरातन समस्याएं जो आपके समक्ष थी थोड़े बहुत परिवर्तन के रूप में मेरे सामने खड़ी हुई हैं। और आश्चर्य तो इस बात का है कि इतने सालों तक आपके लिए सभी निर्णय को गलत ठहराने के बावजूद आज के दिन आपका अनुकरण करने के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यद्यपि जानता हूँ कि आप नाराज़ हैं मुझसे, फिर भी अंदर की यह सारी बातें आज आपको बताने को बेचैन हूँ। मुझ में मेरी सोच और आस्थाओं ने चुपके से एक नई करवट ले ली है और यह सब मैं केवल आपसे ही कह सकता हूँ। शायद आपके प्रति अपने दृष्टिकोण को की स्वीकृति के बिना शांति नहीं मिलेगी मुझको, इसलिए आपके मना करने के बाद भी मैं आपसे मिलने आया था। पर जब तक आप मेरी बातों को सुन नहीं लेंगे फिर कर आता ही रहूँगा। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहले सुना था पर अब स्पष्ट देख रहा हूँ। आपका पोता उत्कर्ष 18 बरस का हो गया है और उसके तेवर बिल्कुल वही हैं जो उन दिनों मेरे हुआ करते थे। पर अचंभित तो मैं इस बात से हूँ पिताजी कि आज मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ जैसे उन दिनों आप सोचा करते थे। पेसों पेश में उनकी जिम्मेदारियां आने के बाद हर कोई ऐसे ही निर्णय लेने लगता है। क्या इसलिए जीवन भर मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया आज उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब मैं काफ़ी छोटा था आप मेरे साथ खिलौनों की तरह खेला करते थे। तब मैं अपनी बाल सुलभ और शरारती और उल्टी सीधी चीज़ों के बावजूद आपको दुनिया का सबसे बुद्धिमान सामर्थ्य आदमी समझता था। और उस समय मेरी सबसे बड़ी चाहत सिर्फ आपके जैसा बन जाने की थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा आपकी कुछ कमियां और सीमाएं भी मेरी नज़र में आने लगी। अब मैं अपने दोस्तों के पिता रिश्तेदारों इत्यादि से आपकी तुलना किया करता था। आप उनसे बेहतर नज़र आते तो गर्व होता मुझे मुझ पर। यदि आपकी कोई बात उनसे कमतर होती तो मेरा बाल मन कुछ परेशान सा हो जाता। छोटी मोटी कुछ उलझनों को छोड़कर और सिर्फ आप ही मेरे नाल लायक थे। फिर ढेर सारे दोस्त हो गए। मेरे दिन का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं के साथ बीतने लगा और उन्हीं की बातों मुझे ज़्यादा समझ में आने लगी। तभी तो स्कूल की पढ़ाई के बाद जब मनपसंद विषय का चुनने का समय आया, क्योंकि मेरे प्रिय मित्र कॉमर्स कॉलेज जा रहा था, मैंने भी वही चुना। मैं किसी भी हालत में उसका साथ छोड़कर साइंस कॉलेज नहीं जानता था, मैं नहीं जाना चाहता था। पर यह तो मेरे पूरे जीवन की दशा निर्धारण का समय था। निर्णय लेने के लिए यह बचकानी हरकत मेरे लिए भले ही महत्वपूर्ण लगती थी पर आपके लिए तो मूर्खतापूर्ण ही लगती। आपने तो कितना ही समझाया था कि मेरा दिमाग तेज़ है, मैं विज्ञान एवं गणित में मुझे कितने अच्छे अंक मिलते और मैं और डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद मेरा करियर कितना आसान हो जाता। पर इस तरह की कोई बात उस समय मुझे समझ में ही नहीं आई। मैं अपनी जिद पर अड़ा था। मुझसे आपको कभी निराशा भी हुई थी पर मज़े की बात तो देखिए बिल्कुल वही परिस्थितियाँ फिर हैं। बस इस बार आप वाले स्थान पर मैं खड़ा हूँ और उत्कर्ष के भविष्य के लिए उसी तरह से परेशान हूँ। अथाह मेहनत कर कर मैंने जो अपना यह व्यवसाय स्थापित किया है, नाम और इज्जत कमाई है, उसे उत्कर्ष ने एक बार में ही नकार दिया। मेरी फर्म में पार्टनर बनने के लिए उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाओं को पास करना जरूरी है।
पर वह तो फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए बम्बई जाने की जिद कर रहा है। वह मॉडलिंग एजेंसी खोलना चाहता है, सिनेमा में ब्रेक खोज रहा है। उत्कर्ष को अपना सहारा बनाने का स्वप्न लिए मैं अपने काम को बढ़ाता ही चला गया था। पर यदि वह मेरे साथ नहीं आता तो अब क्या करना चाहिए मुझे? धीरे धीरे काम कम करूं या किसी और को भागीदार बनाऊं? फिर यदि किसी दिन वह ग्लैमर की दुनिया में असफल होकर लौट आता है तो मैं उसकी कितनी मदद कर सकूँगा? कैसे नहीं सोचूं? कैसे नहीं सोचूंगा? सब आखिर पिता हूँ उसका। उसको सेटल कराने की जिम्मेदारी है। मुझ पर हर संभव सुख, वैभव, सफलता, संपन्नता और सुविधा उसके कदमों में बिछा देने की मेरी यह चाह कोई अजूबा तो नहीं है। उस पहाड़ जैसे संघर्ष के लिए कैसे उसे अकेला छोड़ दूँ? क्या मुझे पता नहीं उस चमक दमक की असलियत कितने ही अस्तित्व के गुमनाम बलिदान के पश्चाताप जो मुट्ठी भर लोग सफल होते हैं, उत्कर्ष बस उन्हीं में से एक होगा। कैसे मान लूँ? उधर वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं, और मैं हूँ कि चिंता के मारे रात रात भर जागता रहता हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और न जाने कितनी बीमारियों के साथ उम्र आई है। मुझे याद है कि उसके बाद मेरे और आपके बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। मैं आपकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देने का आदी होता जा रहा था, और मेरे रुख से आप मेरे प्रति निराश होने से बचते थे। फिर हम दोनों के बीच माँ ने एक पुल का काम करना शुरू कर दिया कि इस कसमकस से धीरे धीरे उसकी अपनी राय और इच्छाओं को कोई स्तुति ही नहीं रह गया था। उसने तो बस मेरे और आपके समझ एक दूसरे का पक्ष रखकर स्थिति को काबू करने की कोशिश में ही अपनी ज़िंदगी बिता दी। कहीं अब मेरे और उत्कर्ष के बीच भी यही स्थिति तो नहीं आने वाली है? पिताजी, मुझे डर सा लग रहा है, पर मैं नहीं जानता कि यह हालात में अब मुझे क्या करना चाहिए। जब हम बाप बेटों के बीच में पिछले इतने दिनों से बातचीत तक बंद है, क्या मुझे उसकी इस बेबुनियादी जीत को मानकर उससे उसके हिस्से का संघर्ष करने की इजाज़त दे देनी चाहिए, या उस पर दबाव बनाकर उसे अपना निर्णय मानने को बाध्य करना सही कदम होगा? फिर आप एक दिन बड़े चाव से मेरा ब्याह रचाने के लिए सुलेखा को पसंद कर आए थे, जबकि मैं मन ही मन अपने दोस्त विनय की बहन कावेरी को अपनाने के लिए ललायित था। मुझे लगता था कि अगर आप प्रचलित रिवाजों के अनुसार मेरा रिश्ता लेकर उनके घर गए होते, स्वस्थ माहौल में बातचीत हुई होती, तो बात बन जाती। पर आप अपनी जिद में इस तरह कोई काम करने को तैयार ही नहीं हुए थे, और बिना देखे जाने ही आपने उसे एकदम से नकार दिया था। फिर मैं मूर्खों की तरह कभी उसके सामने प्रणय निवेदन तो कभी आपके पिता की नज़रों के सामने के बचकाने प्रयास करता रहा, पर कभी भी आपके पक्ष को उन लोगों के समझ ठीक से नहीं रख सका, और उसका ब्याह कहीं और हो गया। लोक लाज में मैंने सुलेखा से शादी भले ही कर ली हो, पर आपके प्रति एक शिकायत तो मन में बनी ही रह गई। समय ने अब मुझे आपके पाले में लाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि हद तो उस समय हो गई, ज़्यादा उस समय बदल गया है कि उत्कर्ष के तेवर और स्वभाव को देखते हुए मैं मानसिक रूप से किसी और दिन अचानक किसी भी लड़की से अपनी बहू के रूप में परिचित होने को तैयार हूँ। पर सच कहूँ पिताजी, पिछले कुछ सालों से मेरे अंदर आपने समस्त अनुभवों की कसौटी पर अक्सर लाखों में एक चुनकर हीरे की कमी सी खूबसूरत पढ़ी लिखी और मेधावी बहू लाने की बड़ी तमन्ना होने लगी है, जिसके छम छम करने से मेरे आंगन भर जाए और मुस्कुराने से घर खिलखिला उठे, जो बुढ़ापे में हम पति पत्नी को आदर सम्मान दे, उत्कर्ष को जीवन भर खुश रखे और हमारी अगली पीढ़ी को सजाए। हमारे आखिरी उत्कर्ष हमारा इकलौता बेटा है, तो हमारी हर चाह उसे ही तो पूरी करनी है। शरीर से कसे आधुनिक कपड़े में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है जो लड़कियां दिन भर उत्कर्ष के साथ घूमती फिरती हैं, मैं इनको पता नहीं क्यों पसंद नहीं कर पाता। अपने अधिकारों के लिए सदैव सजग, तीखे तेवरों वाली, कुछ हद तक स्वार्थी,
यह लड़कियां कर्तव्य, त्याग और सहनशीलता की महानता भी समझेंगी। इसमें मुझे शक है। पर यह कुछ एक घर को जीवन भर बांध रखने के लिए, परिवार को बनाए रखने के लिए तो ज़रूरी होता है ना। विवाह हो जाने पर इनके यहाँ तेवर बदल जाएंगे। यह शुरुआती आकर्षण समाप्त होने पर रोज़ की लड़ाई झगड़े जीवन की नियति बन जाएगी। ऐसे ही किसी लड़की के घर जाकर अपने ब्याह की बात चलाने का अनुरोध उत्कर्ष यदि मुझसे करे तो मुझे क्या करना होगा पिताजी? आपकी तरह अपने निर्णय पर दृढ़ रहना होगा या उत्कर्ष की हाँ में हाँ मिलानी होगी? सुलेखा के घर से आते ही मेरे और आपके बीच की दूरियां एकाएक ही बढ़ गई थी। इसका पहला कारण था कि मेरी शादी में सुलेखा के यहाँ से दहेज में आया वह सामान, वह कहा सुनी कपड़ों, गहनों और सामानों के स्तर को लेकर घर में होने वाली शिकायतें उलाहने। नई नई शादी हुई थी, घर में रिश्तेदारों परिचितों का आना जाना लगा ही रहता था। हर तरह की बातें होती थी जिन्हें सुलेखा भी सुनती। अपने मायके के विषय में हुई हर नुक्ताचीनी उसके दिल पर चोट करती, और फिर दुखड़ा सुनाने को तो उसे सिर्फ मैं ही मिलता था। न मेरे अंदर उम्र जनित आदर्शवाद था, दहेज के मैं खिलाफ था। और फिर दहेज के लिए बहू को उत्पीड़ित किया जाना, मुझे लगने लगा कि आप लोग काफ़ी लालची हैं। मैं तो बिना किसी अपराध के ही अपनी उस सुंदरी पत्नी के सामने बोलना पड़ता जा रहा था, जो प्रथम मिलने के बाद से ही मुझे सबसे ज़्यादा अपनी सी लगने लगी थी। शायद प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था की है। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे जोरू का गुलाम कहते थे, पर बताइए, जब मेरा अंतर्मन आपको लालची और मौका प्रस्त पर सुलेखा को अपनी सताई हुई भोली भाली लड़की समझाता हो, तो आवश्यकता पड़ने पर मैं किसके पक्ष में बोलता? फिर आपने मेरे दहेज में आई हुई राशि से बहनों की शादी के लिए कर्जे चुका दिए। इससे तो सुलेखा को शिकायत होनी ही थी। मैं यह भूल गया कि भाई होने के नाते बहनों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी थी, और यदि समाज के अंदर इतनी गहरी पैठ हुई इन कुरीतियों को अकेले तोड़ पाना मेरे बस में नहीं था, तो आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराने का भी मुझे कोई हक नहीं बनता था। मैं खुलेआम सुलेखा का पक्ष लेकर आपसे और माँ से जवाब तलबी करने लगा। अब लगता है मेरे उस आक्रोश को समर्थन समझने के कारण ही सुलेखा ने कभी आप लोगों को समझने की, आपका सम्मान करने की कोशिश तक नहीं की। और फिर जैसे जैसे मेरा व्यवसाय अच्छा चलने लगा, धन दौलत की ताकत उसके हाथ में बढ़ने लगी, आप लोग उसे और भी तुच्छ दिखाई देने लगे। क्या सांसारिक वस्तु स्थिति के मूल में सिर्फ मैं ही दोषी था? अपने प्रति आकर्षण को सुलेखा ने मेरी मजबूरी समझ लिया था। अपने मन की बातों को वह मेरे सम्मुख इस तरह रखना सीख गई थी कि मैं अपना सारा आशीर्वाद ले उसी के पक्ष में जा सकता। क्या मैं उसकी कठपुतली बन गया था जिससे वह नचा रही थी? जो भी हो, अब अगर यह निर्णय हो भी जाए कि कौन दोषी था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय तो बिगड़ते हुए रिश्ते और बढ़ती हुई कटुता से बच भागने के लिए एक शांत सहज जिंदगी की तलाश में मैंने शहर बदल लेने का निर्णय ले लिया था। अभी तक तो मुझे न किसी तरह की गलती का एहसास था, अफसोस था। हर पिछली घटना के लिए आपको जिम्मेदार ठहराकर मैं निश्चिंत भी था। शायद यह कुछ मुझे कभी याद भी ना आता। कुछ खुशी कुछ गम बांटती जिंदगी जैसे बीत रही थी या बीती जाती, अगर उस दिन अचानक बगल वाले कमरे से बहुत दिनों बाद आपसे मिली सुलेखा और उसकी बहन की वह बातें सुनाई न दे हो गई होती। अनायास ही तो उसकी दीदी ने कहा था कि तेरी बेटी आस्था अब बड़ी हो रही है, उसका दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दे सुलेखा, वरना तेरी जैसी खर्चीली आदतें हैं, समय पर दिक्कत होने लगी कि। इस पर सुलेखा का जवाब सुनकर मैं भौचक्का सा रह गया। वह कह रहा था कि हमें तो पहले उत्कर्ष की शादी करनी है, और उसकी शादी में जो कुछ भी आएगा वही देकर मैं आस्था को विदा कर दूंगी। इस पर दीदी हंस पड़ी थी और बोली, और मजाक करते हुए बोली कि लगता है बेटी की शादी में बहुत ढेर सारा दहेज लेने की तैयारी में है तो।
और सुलेखा ने उल्टे मुंह जवाब दिया कि इतना सुंदर और योग्य लड़का है, लूँगी नहीं। 1 करोड़ से कम तो की तो बात भी नहीं करूँगी और हर चीज़ ठोक बजा कर लूँगी। मैं भयंकर पसोपेश में पड़ा हुआ हूँ पिताजी कि अगर यही सब सही है, मेरे घर में भी यही होने वाला है और शायद मैं स्वयं भी यही कुछ करने वाला हूँ, तो फिर आप गलत कैसे थे? जीवन भर आप लोगों की आलोचना करने के बाद आज अपना समय आने पर सुलेखा यदि वही सब करने कमर कसे बैठी है, तो फिर किस लिए मैं आपसे जीवन भर नाराज़ रहा? इसलिए आपको मैं सज़ा देता रहा हूँ। उन्हीं गलतियों को स्वयं भी दोहरा लूँगा। तो क्या आपके बाद उत्कृष्ट मेरे जीवन भर मुझे उसकी सज़ा देता रहेगा? पीढ़ी दर पीढ़ी हम बस एक गुस्सा, एक नाराज़गी की विरासत छोड़ते रहेंगे। क्या सुधारी नहीं जा सकती स्थिति? तो शुरुआत में ही क्यों ना करूं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीती सारी बातों को भूलकर आपके अनुभव तले मैं अपनी सारी समस्याओं का कोई नया समाधान खोजने का प्रयत्न करूं? बस यही पूछने मैं आपके पास आया था। जिस दिन भी आप मुझे माफ़ करने का निर्णय लेंगे, दोबारा आ जाऊंगा। आपका बेटा आशीष। आशीष का पत्र मेरे हाथों में फड़फड़ा रहा था और मैं कुर्सी पर सिर टिकाए आंखें मूंद ली। और ठीक ही तो लिखा है आशीष ने, मैंने भी तो कम गलतियां नहीं की। अपना हर निर्णय उसके ऊपर थोपने का प्रयत्न भला क्यों करता रहा मैं? यदि अब वह अस्तित्व स्वयं तलाश करना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? मैं ही तो उसे बच्चा समझता रहा और जाने अनजाने उसकी स्वतंत्रता छीनता रहा। बल्कि आज तो ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छा हुआ जो उसने खुद जिद कर ली थी। जो भी हो, मेरे हर निर्णय के पीछे छिपी मेरी सदिच्छा आज आशीष की समझ में आ गई है। इस बात से शीनू को ठंडक मिल रही है। आज जब उसे मेरी ज़रूरत है तो मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है। भला कब तक मैं यहाँ अकेला पड़ा रहूँगा? अगर उसने मेरी तरफ कुछ कदम बढ़ाए हैं तो मुझे भी तो कुछ कदम बढ़ाकर उसके हाथ पकड़ने होंगे। यही सब सोचकर वह एक पत्र लिखने के लिए कागज़ और पेन लेकर अपने और आशीष के रिश्ते को एक और मौका देकर उसका हाथ पकड़ने की तैयारी में जुट गए। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।